बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास का केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 9 से केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से बच्चों आज हम अपना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 9.2 लॉ ऑफ मास एक्शन, ये बच्चों आज हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसने फॉरवर्ड किया। तो ये इसमें हिस्ट्री के अंदर 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है बच्चों गोल्डबर्ग और दूसरे का नाम है वेद। इन 1869 के अंदर इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉरवर्ड किया। ठीक है बच्चों, इन दोनों साइंटिस्ट की रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर और भी बहुत सारी रिसर्चेज मिलती हैं, लेकिन इनका जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये इन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन करने के बाद एक थ्योरी के तौर पर पेश किया और बताया कि कैसे एक रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है और फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन कैसे प्रोसीड होते हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों साइंटिस्ट की यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इन दोनों साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉरवर्ड किया था। तो बच्चों देखें, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये समझने से पहले इसकी 2 टर्म्स हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर ये 2 टर्म्स आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली और याद कर ली तो इंशाल्लाह आपको लॉ ऑफ मास एक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बच्चों देखें, पहली जो इसकी टर्म है वो होती है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ रिएक्शन को, मतलब कि केमिकल रिएक्शन की कितनी स्पीड है, वो कितनी स्पीड के साथ जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स किसमें, प्रोडक्ट्स में, कितनी तेज़ी के साथ वो जो है प्रोसीड हो रहे हैं या कितना स्लो चल रहा है केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जब मैं लफ्ज़ बोलूँगा तो आप ये जाहिर कर लेंगे, सोच लेंगे अपने जहन में कि ये क्या बोल रहे हैं सर, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी जो टर्म होगी वो बच्चों होगी एक्टिव मैसेज। एक्टिव मैस अपने नेम से ही बच्चों जाहिर कर रहा है कि कोई ऐसा मैस जो कि एक्टिव हो। किसी केमिकल रिएक्शन करते वक्त जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें कोई ऐसा मैस जो कि एक्टिव हो, एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, वो क्या कहलाता है जी, एक्टिव मैसेज कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं समझाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल हमारे पास क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। तो ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये कन्वर्ट हो जाएंगे जी 2 मोल ऑफ वाटर के अंदर। ये 2 मोल वाटर के अंदर जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस पूरे केमिकल रिएक्शन में एक्टिव मैसेज क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जिसमें से हाइड्रोजन जो है इसके कितने मोल हैं जी, 2। तो ये 2 मोल जो हैं ये क्या है बच्चों, एक्टिव मैसेज ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के ये 2 एक्टिव मैस हैं। ऑक्सीजन का फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉर्मली लिख देते हैं जी 1 मोल जो है ऑक्सीजन का वो भी क्या है जी, एक्टिव मैस है। मतलब कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब आपस में मिलेंगे तो 2 मोल ऑफ वाटर प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पर जो ये 2 मोल है ये भी क्या है बच्चों, एक्टिव मैस है। ठीक हो गया। मैं इसको आप एक जनरल मतलब कि एग्जांपल के साथ और भी समझाना चाहता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल हम सम टाइम जाते हैं, हम 5 किलो ना गोश्त लेके आ जाते हैं, चिकन लेके आ जाते हैं 5 kg, तो उसमें से आप 2 kg जो है वो पकाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो 3 kg है वो आप स्टोर कर लेते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें से एक्टिव मैस कौन सा है। तो जो 2 kg आप पका रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या है जी, एक्टिव मैस है। और जो 3 kg है जो आपने स्टोर कर लिया, जो आप नहीं पका रहे, वो क्या है जी, आपका नॉन एक्टिव है। ठीक है, इनएक्टिव है। ठीक है जी, तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक्टिव मैसेज क्या होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं जी, एक्टिव मैसेज कहलाते हैं। और इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन किसे बोलते हैं बच्चों, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं।
ठीक है। तो ले जी आज हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया। इसकी डेफिनेशंस के मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। पहला जो इसका पार्ट ए पार्ट है वो बच्चों होगा रिएक्टेंट्स के हवाले से, ठीक है, इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स के हवाले से होगा। और उसमें इंडिविजुअल हम देखेंगे कि किसका कितना एक्टिव मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो उसका बी पार्ट है, जो इसी डेफिनेशन का मैंने बी पार्ट बनाया, वो होगा टोटल केमिकल रिएक्शन के हवाले से, ठीक है। तो अब हम पहले देख लेते हैं हमारे पास जो ए पार्ट है उसमें हम इंडिविजुअल केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि वो हमारे पास कितना एक्टिव मैसेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए बच्चों इसकी डेफिनेशन में है कि द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, वो उसका ऐसा रेट, वो स्पीड जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हो रही है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज के, यानी कि जितनी शरह के साथ केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा इसी एग्जांपल के साथ समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास अगर हाइड्रोजन है तो इसका जो एक्टिव मैस है वो क्या है, हमारे पास 2 मोल है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास एक्टिव मैस होगा उतना ज़्यादा ही हमारे पास केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा, उतना तेज़ी के साथ, उतनी स्पीड के साथ केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। जितने कम मोल होंगे, जितने कम एक्टिव मैसेज होंगे, उतना ही केमिकल रिएक्शन की स्पीड भी कम होगी। और जितने ज़्यादा केमिकल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो मोल्स होंगे, उतना ही हमारे पास स्पीड भी जो केमिकल रिएक्शन की है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। जितने मोल फर्ज करें हाइड्रोजन के ज़्यादा मोल हैं तो वो तेज़ी के साथ प्रोसीड होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और अगर हाइड्रोजन के फर्ज करें कम मोल हैं तो उतना ही वो स्लोली जो है ना रिएक्ट करेगा, उसकी जो स्पीड है वो भी आहिस्ता होगी। तो यानी कि हम जानते हैं कि इंडिविजुअल रिएक्शन में जब कोई रिएक्टेंट्स हिस्सा ले रहे होते हैं किसमें, प्रोडक्ट बनाने में, तो जितने उनके मोलर कंसंट्रेशंस होती हैं या जितने उनके एक्टिव मैसेज होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के, ठीक है जी। अब आपको मैं और बात बताना चाह रहा हूँ कि एक्टिव मैसेज जो होते हैं इनको कैसे ज़ाहिर किया जाता है। इनको बच्चों ज़ाहिर किया जाता है मोलर कंसंट्रेशन में। किसमें? मोलर कंसंट्रेशन में। और मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है या ज़ाहिर किया जाता है बच्चों देखें एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, मोलर कंसंट्रेशन को, ठीक है। और मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर डेसियम क्यूब, DM क्यूब आप इसको यूँ लिखेंगे। और अगर आप यूँ लिख दें इसको मोल और ये स्लैश डालने के बाद आप DM क्यूब लिखें तो फिर आप नेगेटिव का साइन नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप स्लैश नहीं डालते तो फिर आपको नेगेटिव का साइन डालना पड़ेगा। बहरहाल ये था जस्ट हमारा एक इंडिविजुअल के तौर पर कि एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स के जितने मोल्स होंगे उतना ही केमिकल रिएक्शन की स्पीड होगी, उतना ही केमिकल रिएक्शन का रेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मैसेज के, ठीक है। अब हमने देखना टोटल केमिकल रिएक्शंस में जो हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस पूरे केमिकल रिएक्शन में जो एक्टिव मैसेज हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो देखिए जी इसका बी पार्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। इसमें क्या है वो ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो एक्टिव मैसेज हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज के। और जितने ज़्यादा हमारे पास एक्टिव मैसेज होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी, उतना ही केमिकल रिएक्शन तेज़ी के साथ प्रोसीड होगा, ठीक है जी। तो ये आपको समझाना चाह रहा था मैं कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की ये बच्चों स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के ज़रिए से अगर आपको ये समझ आ गई तो आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको प्रोसीड कर सकेंगे, समझ सकेंगे। तो देखिए बच्चों ज़्यादातर जो ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे
रिवर्सिबल रिएक्शन को। और लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये भी बेस करता है किसके ऊपर, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर ये बेस करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम यानी कि एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन करके देखेंगे और समझेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन में हमें कैसे पता चलता है कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड कितना चलता है या रिवर्स कितना चलता है, तो वो हम देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर आपको ये बात बताता चलूँ कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर जो हमारे, और इसके अलावा आपके इसी चैप्टर के लास्ट में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज में यानी कि जो दिया हुआ है सवाल, वो है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन इन टर्म ऑफ जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन हम इसका एक करेंगे, ठीक है, इसकी डेरिवेशन के साथ, और फिर आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने कैसे कैसी चीज़ें को किस तरीके से ज़ाहिर करना है। तो जी बेटा, आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है उसको चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स हैं और क्या हैं जी, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो देखें बच्चों, ये हमारे पास ए है और हमारे पास क्या है जी, बी है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों क्या है जी, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है या जो इनके एक्टिव मैसेज हैं वो स्टैंड फॉर, मतलब कि ये स्मॉल ए है और ये हमारे पास क्या है जी, स्मॉल बी है इन जनरल। और ये बच्चों कन्वर्ट हो जाते हैं जी अपने प्रोडक्ट के अंदर, साइन ऑफ रिवर्सिबल डालेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रिएक्टेंट्स जो है कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एफ स्टैंड फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो वो क्या बनाएंगे जी, हमारे पास सी, ठीक है, और इसकी मोलर कंसंट्रेशन सी प्लस डी है, तो ये स्मॉल डी जो है वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो जब दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्शन हमारा चलेगा रिवर्स टाइप। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं जी के आर के साथ, ठीक है बच्चों। तो अब देखें, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट किस में हो रहे हैं जी, प्रोडक्ट के अंदर। जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हो प्रोडक्ट में तो रिएक्शन किस तरफ चलता है जी, फॉरवर्ड टाइप, जो मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। तो हम लिख सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जी, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं और इनके जो ए और बी के, ठीक है। और जो ए का मोलर कंसंट्रेशन है वो हमारे पास स्मॉल ए में है और जो बी का मोलर कंसंट्रेशन है वो हमारे पास स्मॉल बी में है, ठीक है। अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट टर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से जो है हमारे पास, अगर हम इसका ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है वो रिमूव करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, स्पेसिफिक कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जी आर एफ यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल ए एंड बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल बी, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है जी। अब देखें बच्चों, इसी तरीके से अगर हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए करना चाहें तो क्या होगा, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं जी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए हम लिख लेते हैं आर, कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को और स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिएक्शन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये रिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है बच्चों। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है जी प्रोडक्ट के, और प्रोडक्ट जो है वो क्योंकि दोबारा कन्वर्ट हो रही होंगी किसके अंदर, रिएक्टर्स के अंदर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल सी, ठीक है, और जो है डी इसकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, स्मॉल डी। मीन्स के हम ये कह सकते हैं कि ए का जो एक्टिव मास है वो स्मॉल ए है
बी का जो एक्टिव मास है वो क्या है, स्मॉल बी है। इसी तरीके से जब प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो सी का जो एक्टिव मास है वो स्मॉल सी है और जो डी है उसका एक्टिव मास क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लगेगा बच्चों, देखें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट रिवर्स, उसमें आप क्या लगा देंगे जी, सी स्मॉल सी और डी क्या बन जाएगा जी, स्मॉल डी। ये इसके एक्सपोनेंशियल पावर्स जो है वो ये ज़ाहिर कर रही है कि ये इसकी एक्टिव मासेस है, मतलब कि मोलर कंसंट्रेशंस हैं। ठीक है जी, तो अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया और हम इसको देख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम पे ये कैसे होते हैं। और हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनकी जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। तो इनकी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जी, के एफ मोलर कंसंट्रेशन, मतलब हम ए के साथ लिख देंगे स्मॉल ए और बी के साथ क्या लिख देंगे बच्चों, स्मॉल बी लिख देंगे। ठीक है, और जो के आर है वो किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू हमारे पास जी के आर सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। के आर इसमें आ गया बच्चों सी, इसकी मोलर कंसंट्रेशन स्मॉल सी, और इसी तरीके से ये डी, इसकी मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास स्मॉल डी आ गया। ठीक है जी, अब हम इसको नेक्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो के आर है ये इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो के एफ है ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम फर्ज करें इस के आर को इस तरफ लेके आना चाहें, साइन ऑफ इक्वालिटी के इस तरफ लेके आना चाहें, तो क्या करेंगे हम, के एफ के नीचे किसको लेके आ रहे हैं, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है जब वो साइन ऑफ इक्वालिटी के इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, के आर यहाँ पर आ जाएगा जी, के आर, ये के एफ है और नीचे क्या है जी बच्चों, के आर, क्योंकि के एफ इधर ही था, जब के आर को हम इधर लेके आए तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम ये वैल्यू जो ए और बी वाली वैल्यू है इसको उठाकर हम साइन इक्वालिटी के उस तरफ लेकर जाएं तो क्या होगा हमारे पास, देखें सी है मोलर कंसंट्रेशन सी और डी है इसकी भी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, और क्योंकि अब हम इसको उठाकर इसके नीचे लेके आ रहे हैं तो ये यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है जी, और हम ये भी जानते हैं कि जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों एट सेम रेट पर हो जाए और जो है इनकी जो डायरेक्शन है जस्ट वो चेंज हो, लेकिन दोनों का जो रेट है मतलब दोनों की जो स्पीड है, जितना फॉरवर्ड टाइप चले उतना ही रिवर्स चले, तो वो किस पर होता है जी, एट इक्विलिब्रियम पर होता है। तो हमारे पास एक नया जो है वो कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। वो किसके इक्वल है जी, हमारे पास अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के वो क्या होता है जी, इक्वल होता है। और आपको एक और बात बताते चले कि एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखना चाह रहे होते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो आती है नोमिनेटर में और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसका एक्सप्रेशन एज इट इज, जैसा कि हमने के एफ ओवर के आर लिखा था, क्योंकि ये के एफ ओवर आर किसके इक्वल है जी, के सी के इक्वल है, तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, के सी की वैल्यू लिखेंगे। के सी की वैल्यू लिखने के लिए हमें एज इट इज सारा कुछ वही लिख देना होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जी इसको।
नया एक्सप्रेशन जो है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए जी क्या करना पड़ेगा हमें, हम लिख लेते हैं जैसा कि KF/KR लिखा था और उसके सामने हमने प्रोडक्ट को जो है नोमिनेटर में लिखा था और रिएक्टेंस को डिनोमिनेटर में लिखा था। एज इट इज ही लिख देंगे कि हमारे पास C जो है ये क्या आ जाएगा बेटा नोमिनेटर में, और D भी जो है उसका, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो किस में आ जाएंगे जी नोमिनेटर में आ जाएंगे, और जो रिएक्टेंट्स हैं ये कहाँ पर आ जाएंगे बच्चों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। ये A, इसके मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसी तरीके से ये B और इसकी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है वो लॉ ऑफ मास सेक्शन कंप्लीट हो जाता है इन टर्म ऑफ जनरल केमिकल रिएक्शन में, जब हम इसकी डेरिवेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और वैसे अगर आप देखें तो बिल्कुल ये इक्वल है, और हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो गए थे, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन थे, ठीक है जी। तो यहाँ तक बच्चों जो है वो अपने इसकी जनरल केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करना है, लिखना है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी कोई एग्जांपल देख लेता हूँ, हमारे पास नाइट्रोजन है N2 और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मतलब कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में है, और इसको हम एक केमिकल रिएक्शन के साथ जो है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ दिखाते हैं, तो हमारे पास 2 मोल ऑफ अमोनिया जो है वो बनकर आते हैं। तो देखिए बच्चों अब हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है वो ये है, और जो प्रोडक्ट साइड है वो ये है। तो अब हमने लिखना क्या है, फॉलो करेंगे सारे के सारे लॉ ऑफ मास सेक्शन के रूल। इसके अगर हम KC लिखना चाहें तो KC में क्या आता है प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में और रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में, मीन्स के इसके 3 जो मोल हैं वो एक्टिव मैसेज है हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन का 1 मोल एक्टिव मैसेज में आता है, और जो हमारे पास है NH3 अमोनिया इसमें 2 मोल जो है वो एक्टिव मैसेज में आते हैं। तो हम लिख देंगे जी NH3 अमोनिया और इसके एक्टिव मैसेज कितने हैं जी 2 है, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से जो हमारे पास है नाइट्रोजन N2 इसका एक एक्टिव मैसेज था तो हमें वो नहीं लिखते हम नॉर्मली, तो हाइड्रोजन जो है इसके एक्टिव मैसेज जो है वो एक्सपोनेंशियल पावर में 3 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको एक एग्जांपल के तौर पर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और भी एग्जांपल है वो भी आप अपने कॉपी पर लिखकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास ना एक KC के लिए अलग से एक डेफिनेशन आ जाती है जिसको हम अभी आपके सामने बयान करते हैं कि हमारे पास जो है KC असल में होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो KC जो है वो क्या है, वो आपके पेज नंबर 9 पर है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम बोलते हैं KC को, और वो उसमें लिखता है कि इस KC इज द रेशियो, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक रेशियो है ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू दी पावर ऑफ कोफिशिएंट। ये जो रेज टू दी पावर मतलब कि 2 है ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है जी, रेज टू दी पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। एंड जो रिएक्टेंट है वो होगा, वो क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ द पावर ऑफ कोफिशिएंट आज एक्सप्रेस्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास थी ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है, जो इनकी एक्टिव मैसेज है, जो इनके मोलर कंसंट्रेशन है वो उनके एक्सपोनेंशियल पावर में आ जाएंगे जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये KC की डेफिनेशन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो हमारे पास इसके मतलब कि अगर हम देखना चाहें कि जो हमारे पास है केमिकल रिएक्शन उसमें क्या किसी चीज़ के कोई यूनिट्स आते हैं या नहीं आते, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि केमिकल रिएक्शन जब हम लॉ ऑफ मास सेक्शन वाला यानी कि जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका जो यूनिट है वो बच्चों पहले मैं बता चुका हूं मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। दोबारा फिर रिमेंबर करवाता हूं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स आएंगे तो हम इनके मोल्स जो है वो साथ साथ लिखते जाएंगे और हमें फिर पता चल जाएगा कि किसका यूनिट्स होता है या नहीं होता। वो आप पेज नंबर 11 से जो है वो केमिकल रिएक्शन करने के बाद मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। तो बच्चों ये आपका लॉ ऑफ मास सेक्शन आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सुना भी होगा और याद भी करेंगे, और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।